बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, तो जैसा कि हम सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स जो है वो हम कर रहे थे। तो सेकंड ईयर के अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर वन के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर नंबर वन था, इसके अंदर हम अपना पहला टॉपिक जो है वो हम कवर कर चुके थे, जो कि था प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग स्टेप्स स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से है। ठीक है, दैट इज़ अबाउट के ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या फ़र्क है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो है ना, इसका एक और नाम भी है, इसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसको कहा जाता है पीओपी। तो मैं ट्रेडिशनल की बात करूँ, ट्रेडिशनल का वर्ड यूज़ करूँ या प्रोसीजरल का वर्ड यूज़ करूँ, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। देखें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो हमेशा दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करती है। या तो वो जो है वो प्रोसीजरल के ऊपर काम करेगी, या फिर वो जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर काम करेगी। ठीक है, तो अब हमें देखना ये है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कि हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीओपी मतलब जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ओओपी। ठीक है, दोनों कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो जो हमारे पास स्टार्टिंग में आई थी या पुरानी लैंग्वेजेस आई थी, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो कि जो है इनको यूज़ कर रही थी। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो हमारे पास फोर्ट्रान आई थी, वो इसके ऊपर बेस थी, इस कॉन्सेप्ट पे काम करती थी। फिर हमारे पास पास्कल आई थी, वो भी इसी के ऊपर बेस थी। और फिर आई थी हमारे पास सी लैंग्वेज, विच वी ऑल नो दैट मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर जो बेस थी वो थी सी प्लस प्लस, जावा और हमारे पास पाइथन। ठीक है, तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि ये जो है वो फोर्ट्रान, पास्कल और सी लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड पे काम करती हैं। और सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन हमारे पास किस पे काम करती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे करती हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस तरीके से होती है, वो क्या होता है। और फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो इसमें क्या फ़र्क है, इसके आने से क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी पीओपी से, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें जो है वो जो सबसे इसका मेन फोकस या आप कह लें कि इम्पोर्टेंस जो दी जाती है, वो किसको दी जाती है, वो दी जाती है जी प्रोसीजर को। प्रोसीजर कह लें आप, एल्गोरिथम कह लें, एंड ऑल्सो गिवन टू फंक्शन। अभी हम आते हैं फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन क्या होता है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही होती है, ये एक प्रोसीजर को इम्पोर्टेंस देती है। अच्छा, प्रोसीजर और एल्गोरिथम क्या होता है कि कोई रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको क्या किया जाता है कि इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो पीओपी के अंदर जो है वो रूल्स को फॉलो किया जाता है, जो प्रोसेस होता है किसी काम को करने का उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि
कोई भी आपने प्रोग्राम लिखा है तो आप उस प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन पार्ट्स को हम कहते हैं कि वो फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर है, ठीक है, और मैनेजर होने की वजह से आपने क्या किया कि अपने अंडर 3 लोगों को हायर किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन 3 लोगों ने मजीद 3 लोगों को हायर किया। तो होना क्या चाहिए कि ये क्या हो रहा है कि एक मेन प्रोग्राम था मैनेजर, और फिर उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स बनते गए। मैनेजर ने 3 पार्ट्स बनाए और उन 3 पार्ट्स ने आगे मजीद 3 पार्ट्स बनाए। तो ये जो मैनेजर के बाद जो पार्ट्स बने इनको हम क्या कहते हैं कि ये सारे क्या है, फंक्शन है। और विदाउट अ मैनेजर मतलब मेन प्रोग्राम के बगैर आपका फंक्शन जो है वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्या था, यही था कि पीओपी जो है वो किस चीज़ पे फोकस करती है, वो प्रोसीजर पे फोकस करती है, मतलब जो तरीका है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और दूसरा फंक्शंस के ऊपर फोकस करती है कि जो आपके प्रोग्राम है, कोई भी बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ईजी बना के सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो आप फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, अब फंक्शंस बनाने की वजह से क्या हो रहा है कि अब वो जो सारे फंक्शंस हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं, वो मेन प्रोग्राम से रिलेट कर रहे हैं। मतलब कि वो सारा डेटा कहाँ से लेंगे, वो मेन प्रोग्राम से लेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि डेटा विल बी used as a global वेरिएबल कह लो आप, ठीक है। अब वो जो डेटा आपका आ रहा है ना, वो आपका मेन पार्ट से ही आ रहा है, ठीक है, मेन प्रोग्राम से ही आ रहा है। मतलब एक जगह डेटा को जो है वो क्या कर दिया गया है, उस डेटा को रख दिया गया है, और जितने भी नीचे फंक्शंस बनाए जा रहे हैं वो सारे क्या कर रहे हैं कि उस डेटा को ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं। मतलब सबके लिए वो डेटा क्या है, सिमिलर है, सेम है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट इसका कहा गया। अब देखें इस पॉइंट से मसला क्या आता है, मसला ये आ रहा है कि अब मैनेजर को अप्रोच जो है वो सब तो नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि फंक्शन से जो है वो फंक्शंस बनाए गए हैं। तो मैं एक मैनेजर हूँ, मैंने जो है वो अपने 3 पार्ट बनाए, 3 बंदों को हायर किया जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, और अगले उन तीनों ने जो है वो कुछ 3 और को हायर किया जो कि और काम कर रहे हैं उनके अंडर। अब वो जो सबसे नीचे वाले लोग हैं, ठीक है, जो मेरे हायर किए हुए बंदों की हायरिंग है, ठीक है, वो जो है वो डायरेक्ट अगर मैनेजर को अप्रोच करेंगे तो इससे मसला क्या होगा, इससे मसला ये होगा कि डेटा की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, डेटा सिक्योरिटी विल नॉट बी देयर। अब डेटा की जो सिक्योरिटी नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा जो है वो बहुत इजीली क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा मसला था जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर था कि डेटा वाज नॉट सिक्योर्ड। डेटा कभी भी सिक्योर नहीं रह रहा था, कोई भी बंदा आके उस डेटा को क्या कर सकता था, एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है। तो ये तो पीओपी की कहानी थी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो किस तरीके से चीज़ें होती हैं और कैसे जो है वो काम किया जाता है। अब चूंकि डेटा नहीं है, ठीक है, डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये किस अप्रोच पे काम कर रही है, ये टॉप डाउन अप्रोच पे काम कर रही है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर इसका काम चल रहा है। तो ये इसके काम करने का तरीका था, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स थे जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से थे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या डिफरेंस है और इसमें क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला देखें, पीओपी के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा था, वो आ रहा था डेटा सिक्योरिटी का।
अब डेटा सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या किया गया कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला काम क्या किया गया, टू सिक्योर डेटा, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन किया। डेटा सिक्योरिटी वाज द मेन फोकस कह लो आप या पर्पस कह लो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, कि जो डेटा सिक्योरिटी थी उसको क्या किया गया, सबसे ज्यादा उस पर क्या किया गया, फोकस किया गया। अब ये डेटा सिक्योरिटी बनाई कैसे उन्होंने, ठीक है। अब उसको बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है ना ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू किए, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ये होता है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लाइक पीओपी इन्होंने पार्ट्स बनाए, बट इन्होंने उन पार्ट्स के अंदर ना एक सबसे बड़ा काम किया कि हर पार्ट के अंदर उसका अपना डेटा और उसका अपना फंक्शन रखा इन्होंने, ठीक है। और इन पार्ट्स को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने कहा कि ये सारे पार्ट्स क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इन्होंने हर पार्ट के अंदर जो है वो उसका अलग डेटा और उसका एक अलग से फंक्शन रखा गया, ठीक है। इसको इन्होंने नाम दिया ऑब्जेक्ट 1 का, इसको इन्होंने नाम दिया ऑब्जेक्ट 2 का, और इसको इन्होंने नाम दिया ऑब्जेक्ट 3 का। अब ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट तो कर सकते हैं, लिंक तो कर सकते हैं, बट डेटा शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर डेटा क्या हो गया, डेटा को स्पेसिफिक कर दिया गया डेटा। अब अगर इस पार्ट की बात करें ऑब्जेक्ट 1 की, तो इसका डेटा अलग होगा, ऑब्जेक्ट 2 की बात करें तो इसका डेटा अलग है, और ऑब्जेक्ट 3 की बात करें तो इसका डेटा अलग है। अब ये सारे आपस में लिंक तो कर सकते हैं इनके फंक्शंस, ठीक है, ये इससे लिंक कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ठीक है, ये सारे आपस में लिंक तो कर सकते हैं इनके फंक्शंस, बट ये आपस में डेटा को शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सबसे मेन फोकस जो आ रहा था डेटा सिक्योरिटी का, वो इन्होंने इस तरीके से करके इस डेटा को क्या किया, सिक्योर बनाया, बाय मेकिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट्स को बनाकर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो था वो यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया। अब इन्होंने एक और चीज कही, इन्होंने कहा कि जब आपके डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन हो जाएगी तो आपके पास जो एरर्स हैं वो क्या आएंगे, वो लेस आएंगे, लेस एरर्स आएंगे, ठीक है। एरर्स लेस होंगे, काम करना आसान हो जाएगा, एप्लीकेशन फास्ट काम करेगी, ठीक है। तो सारे काम क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था, जिसके बाद जो है ना आज तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जा रहा है। C++ से ये स्टार्ट हुई थी और उसके बाद से ये अब चलती भी जा रही है। तो एक अच्छा ब्रेक थ्रू था, एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने चीज़ों को फोकस किया था, और आज जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी किसके ऊपर काम कर रही हैं, ऊप के कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आगे जाकर आपको जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो बेहतर है कि यहीं से आप जो है वो उसका आइडिया ले लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बनाया क्यों गया था और उसके अंदर काम कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।